डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक दे रखा आपका दहन व ज्वाला। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं 500 है, जो इस पाठ का अंतिम वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आप देखोगे ईंधन के क्या सामान्य गुणधर्म होते हैं, ईंधन की दक्षता क्या होती है और ईंधन को जलाने पर किस प्रकार के दुष्प्रभाव या हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो इस पाठ पर जितने भी वीडियो रिलीज हुए उसमें अलग अलग वीडियो लेक्चर में अलग अलग मटेरियल आपको अपडेट करवा रखा है, जिसको प्रत्येक वीडियो को आप एक एक चीज को व्यवस्थित रूप से समझें, ध्यान से पढ़ें, साथ साथ नोट्स बना करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या कंफ्यूजन आपको लगता है डायरेक्ट उस चीज़ को पूछ के आप रिलेट करें। और नॉर्मल सा मैटर रहता है, एकदम बेसिक चीज़ें जीरो लेवल से आपको समझा रखी है। अपन आज देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में आप देखते हैं कि ईंधन के सामान्य गुण क्या होते हैं, ईंधन होता क्या है, दहन क्या होती है, ज्वाला क्या होती है, ये बेसिक वर्ड आपको समझाते हैं। ईंधन का मतलब जो जिसका दहन होता है, जिसको अपन ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए डायरेक्ट प्रयोग में करते हैं, वो क्या कहलाता है, ईंधन। ईंधन आप जानते हो मशीनों को चलाने के में भी प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अच्छे ईंधन के सामान्यतः क्या गुण होते हैं? सस्ता ईंधन होता है, सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में रहते हैं। उसे अपन क्या मानते हैं? सामान्यतः अच्छा ईंधन बताया गया है। परंतु आप जानते हो जिसमें इसमें से किसी भी गुण का एक का गुण भी आपके मेंशन नहीं हो रहा है, तो ईंधन क्या हो जाएगा? अपशिष्ट ईंधन क्या हो जाएगा? आपके शुद्ध ईंधन नहीं होगा। अच्छे ईंधन के रूप में उसको अपन वैरायटी नहीं दे सकते हैं। देखिए, अच्छे ईंधन की क्या विशेषता होती है, तो आपके दिमाग के सामने दे रखा है 3-4 पॉइंट मैंने लिखे कि सस्ता होता है, सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उसका ट्रांसलेशन अपन कर सकते हैं, स्थानांतरण में क्या हो सुविधा हो, तथा एक प्रकार के ऐसे सामान्य गुणधर्म होते हैं उसको व्यवस्थित रूप से अपन मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपने लिखा है कि सस्ता हो, सरलतापूर्वक प्राप्ति हो, अधिक ऊष्मा व कम अपशिष्ट पदार्थ बनाता हो, तथा स्थानांतरण में क्या हो, स्थानांतरण सरलतापूर्वक हो, स्थानांतरण में सुविधा हो। मान लो ईंधन का कहीं पे भी आपको ट्रांसफरेशन करना है तो उसको आसानी से उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये सारे गुणधर्म होते हैं, वो होते हैं ईंधन के अच्छे ईंधन की विशेषता बताई गई। बात दिमाग में रहेगी। इन वर्डों को कल भी आपके सामने रिपीट करवाया था और कल बताया भी था कि अच्छे ईंधन के क्या क्या सामान्य गुणधर्म होते हैं। तो आपने बताया कि सस्ता होता है, सरलतापूर्वक उपलब्ध होता है, स्थानांतरण में सुविधा हो तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे और अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में बनते हो, उसे अपना अच्छा ईंधन माना गया है। अच्छा ईंधन के रूप में आपने एग्जाम्पल लिया था एलपीजी या सीएनजी, वो अच्छे ईंधन के रूप में काम में आते हैं क्योंकि उसको जलाने में किसी प्रकार का आग होने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं ईंधन की दक्षता क्या होती है, ईंधन की क्या दक्षता होती है, किस प्रकार ईंधन की उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, उसको अपन किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग ईंधन की उसमें ऊर्जा को फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस रहेगा, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, ईंधन की दक्षता या उसमें ऊर्जा को अपन को फाइंड आउट करने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग के दौरान आपने क्या मान लीजिए क्या ले रखे हैं, 4 गिलास ले रखे हैं। 4 गिलास में समान क्वांटिटी में समान मात्रा में क्या लेंगे, पानी, समान मात्रा में क्या लेंगे आपने, पानी। फिर बाद में आप देखते हैं अच्छा ईंधन तथा दक्षता युक्त ईंधन होगा, उसमें पानी क्या होगा, तीव्र गति से उफान होगा, मतलब पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा। देखिए, ईंधन को इनको गर्म करने के लिए अलग अलग ईंधन काम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे लकड़ी काम आ रही है, कोयला, केरोसिन और एलपीजी गैस। तो अलग अलग का अपन प्रयोग करते हैं। तब आप देखते हैं पानी को गर्म होने में सबसे जल्दी पानी कौन सा गर्म होगा, तीव्रता से पानी को गर्म करने में कौन सा ईंधन सहायक है, जिसमें पानी तीव्रता से गर्म होता है
उसकी ईंधन की दक्षता भी क्या होती है, उसमें ऊर्जा का मान भी क्या होता है, हायर होता है, उच्च होता है। तो देखते हैं, एक तो आपने लकड़ी को जला के रखा है और फिर बाद में ईंधन को गर्म करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। कोयले को आपने सिड्डी पे लगा दिया तो फिर बाद में उसकी ऊष्मा भी ज़्यादा मात्रा में निकलती है, केरोसिन और या एलपीजी। तो उसको अलग अलग कंडीशन में आप जलाते हो तो उसमें ऊष्मा मुक्त होने की अलग अलग क्षमता होती है। उसके अकॉर्डिंग देखें तो पानी जल्दी किस में गर्म होता है, तो आप प्रैक्टिकल रूप में भी देख सकते हैं करके भी घर पे। तो आप देखते हैं पानी गर्म होने का क्रम क्या होगा कि सबसे तीव्र गति से पानी किस में गर्म होगा, गैस में, क्योंकि गैस की उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, हायर। फिर बाद में केरोसिन, कोयला, फिर बाद में लकड़ी। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो पानी को गर्म करने के लिए ईंधन के क्रमता के रूप में किसको प्रायोरिटी देने से उनको एलपीजी को प्रायोरिटी देना उचित माना गया है कि एलपीजी एक प्रकार का क्या बताया गया है, गुणवत्ता युक्त ईंधन बताया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार की हानिकारक प्रदूषण ऐसे जनरेट नहीं होते। देखते हैं आगे ईंधन की दक्षता या उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, उसको हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन होने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा उसमें ऊर्जा का मान कहलाता है या उसमें ईंधन की दक्षता कहलाती है। इसका मात्रक होता है 1 किलो जूल 1 किग्रा बटा क्या देगा, 1 किग्रा प्रति किग्रा के रूप में भी इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 1 किलो आपने ईंधन को जलाया और उससे 1 किलो मान लो ऊर्जा मुक्त हो रही है तो आपको क्या बताया गया, अच्छा ईंधन बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन जनरली कंसीडर करते हैं कि अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से सामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है, उनके बारे में आपने नॉर्मल सब काफी शॉर्ट में आपने मैटर को व्यवस्थित से ऑब्जर्व किया। तो एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ, फिर बाद में इस मैटर को हटा के फिर अपने मैटर को आगे बढ़ाते। देखिए ईंधन के गुण क्या क्या होता है, सस्ता, सरलतापूर्वक प्राप्ति, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, अपशिष्ट पदार्थ कम बनता है तथा स्थानांतरण में सुविधा हो। ईंधन की दक्षता के लिए प्रयोग आपने कर रखा है, 4 गिलास के पात्र लिए, समान मात्रा में जल लिया तथा उसको भिन्न भिन्न ईंधन के माध्यम से उसको गर्म करते हैं। तो पानी के गर्म होने का प्रक्रम बताया गया है कि सबसे तीव्र गति से पानी किस में गर्म होगा, जिसमें पानी तीव्र गति से गर्म होता है उस ईंधन की दक्षता भी क्या होती है, हायर बताएगी। किसी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा ही उसमें ऊर्जा कहलाती है या ईंधन की दक्षता कहलाती है। मात्रक 1 किलो जूल प्रति किग्रा, बात दिमाग में रहेगी। देखिए इस मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को पूरे को रब कर रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप समझते हैं कुछ ईंधन दे रखे हैं और उनकी ईंधन की दक्षता या उसमें ऊर्जा का मान कितना होता है उसके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग ईंधन होते हैं और उनकी ऊष्मा उत्पन्न करने का प्रोसेस भी क्या होता है, अलग अलग क्वांटिटी में ऊष्मा मुक्त करते हैं। मान लीजिए 1 किलो मान लो आपने गोबर के अपोले आपने जलाए, गोबर को जलाया, मान लो बनाते ना अपोले, आपने देखा भी होगा घरों में, जब गोबर आपको मिलता है तो अपने घरों में आपके मम्मी या छोटे बहन या कोई भी आपके घर के मेंबर उसको लेके उठा के फिर बाद में क्या करते हैं, सुखा देते हैं और सुखाने के बाद में उसके क्या बनाते हैं, अपोले बनाते हैं। तो 1 किलो अपोले को आप जलाते हैं तब जाके आपकी कितना मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती है 6000 से 8000 किलो जूल के रूप में आपकी ऊर्जा मुक्त होती है, 6 से 8000 के बीच में। लकड़ी को 1 किलो जलाते हैं तो उससे उसमें मुक्त होती है 17000 से 22000 के बीच में, इतनी ऊर्जा मुक्त होने की संभावना होती है। 1 किलो लकड़ी को जलाए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कोयले को 1 किलो को जलाते हैं 25000 से 33000 के बीच में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इतनी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त। प्रोसेस दिमाग करेगा। उसके बाद में आप देखते हैं केरोसिन को, 1 लीटर केरोसिन को आप मान लो जलाते हो, 1 किलो केरोसिन को आप जलाते हैं तो केरोसिन को जलाने पर 40 से 45000 के बीच में उसमें ऊर्जा क्या होती है, रिड्यूस होती है। इसी प्रकार से डीजल को देखते हैं तो 45000 के आसपास डीजल को आप जलाते हैं, डीजल की उसमें ऊर्जा का मान कितना है, तो 45000 के आसपास। केरोसिन 40 से 45000 के बीच में।
आगे अपन देखते हैं कि एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, याद है ना आपको? आपने कौन से पार्ट में डिस्कस किया था? 5वें पार्ट में पढ़ा था कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। एलपीजी और सीएनजी दोनों ये वर्ड आए थे। एलपीजी का पूरा नाम है क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? हिंदी में इसको बोलेंगे द्रवीय पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेशन नेचुरल गैस। इसका पूरा नाम हिंदी में हो जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये बात ध्यान करेगी कि अलग अलग ईंधन की दक्षता अलग अलग होती है और उसके आधार पर जिसमें उसमें ऊर्जा का मान अधिक होता है उस ईंधन को आपको सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसका प्रयोग करें ताकि आपका प्रदूषण भी कम हो। कई प्रकार के ऐसे फैक्टर तथा रिक्वायरमेंट कम तक में आपके आवश्यक कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं अलग अलग ईंधनों की उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक आपका क्या रखा है, ईंधन के दहन होने से हानिकारक दुष्प्रभाव क्या क्या उत्पन्न होते हैं। ईंधन के दहन से उत्पन्न हानिकारक दुष्प्रभाव या डायरेक्ट ईंधन के दहन के हानिकारक उत्पाद या दुष्प्रभाव के बारे में अपन डिस्कस भी कर रहे हैं। देखिए क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है कि आपने ईंधन को जलाया, ईंधन को जलाने पर कई प्रकार से ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट धुआं है, कार्बन है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वायु में मिल जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में वायु में धुआं तथा कार्बन की मात्रा बढ़ने से कई प्रकार से श्वसन संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ती है। दम घुटना या सांस संबंधित कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जनरेट हो जाती है। तो वायु प्रदूषण डायरेक्ट इंडायरेक्ट ज़्यादा ईंधन का प्रयोग करोगे तो उससे आपका वायु प्रदूषण क्या होता है, दूषित होता है। तब आपने देखा होगा दिल्ली जैसे दिल्ली कानपुर, वहाँ पे आप 2 मिनट के लिए भी आप सड़क पे चलते हैं नए कपड़े पहन के, 2 मिनट के बाद में भी आपके कपड़े क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के वातावरण में ज़्यादातर फैक्ट्री हैं, एनी टाइम विभिन्न प्रकार के वाहनों को परिवहन का भाग दौड़ रहती है, तो वहाँ पे अधिक ईंधन की खपत होती है और वहाँ पे डायरेक्ट देखिए तो वायु प्रदूषण बहुत क्या होता है, अधिक मात्रा में फैलता है। परंतु वर्तमान समय में देखिए कोरोना की दृष्टि से, कोरोना की वजह से ये बहुत कई प्रकार की समस्या को कोरोना की वजह से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वायु प्रदूषण क्या हो गया, शुद्ध हो गया। क्योंकि कई प्रकार के कारोबार रुक गए, तो रुकने से डायरेक्ट इंडायरेक्ट वायु प्रदूषण की मात्रा धीरे धीरे कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने वाले उनमें की मात्रा में थोड़ी सी क्या आएगी, कमी आएगी। जितना वायु प्रदूषण अधिक होगा उतना डायरेक्ट इंडायरेक्ट मानव प्रजाति को उसका क्या होता है, या मानव प्रजाति या सजीव जगत को भी अपने तो उसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सबसे पहला प्रभाव उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण। ज़्यादा ईंधन का आप प्रयोग करोगे, अच्छा ईंधन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उससे वायु प्रदूषण फैलेगा। उसके बाद में देखते हैं CO2 तथा CO। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन वायुमंडल में डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होती है, बढ़ती रहती है। दिनों दिन इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे धीरे धीरे देखते हैं वायुमंडल का जो प्राकृतिक संगठन है वो उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके बदलाव हो रहा है, और जिससे हर चीज में परिवर्तन होने से कई प्रकार के इफेक्ट डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखने को मिलते हैं, आप जानते भी हो। उसके बाद होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना, भूगर्भीय तापमान में वृद्धि होना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट सूर्य पर आप देख, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पहुंचती और पृथ्वी से टकराकर डायरेक्ट वायु डायरेक्ट अंतरिक्ष में रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और जिससे पृथ्वी सामान्य तापमान बना रहता है। परंतु पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने से
एक पूरी एक सतह कार्य करने लगती है। वायुमंडल की प्रदूषण की वजह से क्या बन जाती है, भारी सतह जैसे कंबल के रूप में कार्य करने लगती है और जो सूर्य से आने वाली किरणों को तो अंदर प्रवेश दे देती है, परंतु बाहर जाने से उनको रोकती है और बार बार वो टकराते रहते भूमि से, जिससे भूमि का तापमान में क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वृद्धि भी होती है। कैसे प्रोसेस का है, जनरली अपन बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह सूर्य से आने वाली किरणें सतह से टकरा के डायरेक्ट क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में वापस वातावरण में फैल जाती है, ब्रह्मांड में फैल जाती है। परंतु उसके ऊपर जब वायु की पूरी एक परत बनी हुई रहती है, तो उन परत से इन विकिरणों को बाहर नहीं जाने देते और ये विकिरणें उस परत से टकरा के वापस पृथ्वी से आती रहती है, वापस टकराती रहती है, वापस टकराते रहते, ऐसे प्रोसेस होता रहता है बार-बार। तो बार-बार टकराने की वजह से और विकिरणें बार-बार पृथ्वी पर आने की वजह से पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जिससे अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होना, ग्लोबल वार्मिंग होना। तो दिमाग बात रहेगी, पृथ्वी के तापमान में क्या होना, वृद्धि होना। अगला बिंदु देखते हैं आप, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में ईंधन की क्या भूमिका रहती है, तो आप देखते हैं कई प्रकार के ईंधनों को जलाने से CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रेट ऑक्साइड, कई प्रकार की ऐसी गैसें प्रोड्यूस होती है। वो गैसें जल के साथ में घुलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है, तो आप देखना कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है, कि मान लो आपके वर्षा के जल में आपके जल की मात्रा है और वातावरण में अधिक मात्रा में आपकी क्या है, अधिक वायु का चलाने से इनकी क्वांटिटी मान लो वातावरण में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा मान लो बढ़ जाती है, अधिक वायु का चलाओगे तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ जाती है। फिर बाद में ये जल के साथ में घुल जाते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ में क्या जाते हैं, घुल जाते हैं। सल्फर डाई भी हो सकती है और सल्फर ट्राई भी हो सकती है, और ये जल के साथ में घुलकर क्या बनेंगे, H2SO4, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बनेंगे, H2SO4 बनाते हैं। तो ये H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है। तो इनके बारे में एक चीज को आप नॉर्मली 8वीं लेवल तक आप देखें तो नॉर्मली आपको जो बताया है उसको आप वैसे समझोगे। बाकी एक की रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा मैटर आपके विस्तार रूप से उसको अगली क्लास में विस्तार रूप से आपके सामने प्रेजेंट होगा, किस प्रकार से होता है, क्या नहीं होता है। ओनली फॉर आपको लेटेस्ट इतना याद रखना कि ईंधन के दहन से हानिकारक दुष्प्रभाव क्या क्या उत्पन्न होते हैं, वायु प्रदूषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिससे वायु के संगठन में परिवर्तन और हर चीज़ का परिवर्तन का दुष्प्रभाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि और अम्लीय वर्षा का होना। तो इस प्रकार से कई प्रकार के फैक्टर को आपको मेंशन करते हुए आपने स्टडी किया, तो आपको समझ आता है कि हर जितने भी वीडियो लेक्चर में रिलीज हुए एक वीडियो लेक्चर को आप व्यवस्थित रूप से देखें, समझें और हर चीज़ को आकलन करें कि मतलब किस वीडियो लेक्चर कौन से रिलेटेड क्या मैटर आपके रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, तो आप पूरे पार्ट को व्यवस्थित रूप से कंसिडर कर सकते हैं। यह था आपका पार्ट, टॉपिक अपना क्लोज हो रहा है। इम्पोर्टेंट बात ये कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी घर पे पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। जितना मैटर बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से समझें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।